students. Now, our next topic of the chapter is economic activities. जैसे कि हमने पढ़ा कि पीपल को हम रिसोर्स बना सकते हैं, किसी भी पॉपुलेशन को हम रिसोर्स बना सकते हैं थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग. सो उसमें क्या था कि हम रिसोर्सेज बना रहे हैं लोगों को. अगर वो रिसोर्स बन रहे हैं तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, एक इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं हमारी कंट्री की. सो लेट अस नो अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 types: primary activity, secondary activity and tertiary activity. We will read one by one of each type. Primary activity: economic activities which are related to agriculture, poultry farming, fishing, horticulture, animal husbandry, mining, quarrying, etc. are called primary activities. Natural resources are just extracted in primary activities. So वो resources, वो activities जिसमें हम nature पे पूरा depend हो, वो activity होती है primary activity. Means जो भी जितने भी farmers हैं, जितने भी poultry farmers हैं, जितने भी animal husbandry करने वाले हैं, mining करने वाले हैं, ये सारे लोग जो अपने रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकालते हैं? नेचर से. सो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज़. सेकेंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वायरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रॉपरली मॉडिफाइड इन सेकेंडरी एक्टिविटी. अब जो प्राइमरी एक्टिविटी से जो रॉ मटेरियल आए हैं और फिर उसको एक नए एक शेप देना, एक नया फेस देना, उसको हम बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़. जैसे आम का पेड़ से आम निकालना, ये क्या है? भी प्राइमरी एक्टिविटी है. उस आम से मैंगो शेक बनाना या उस आम से माज़ा बनाना, वो क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी. और उस माज़े को बाज़ार में सेल करना, इसको बोलते हैं हम टर्शरी एक्टिविटी. सो टर्शरी एक्टिविटी क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विस, ऑक्यूपेशंस एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. These activities add value to the national income, also known as economic activities. Example: transport, communication, trade, education, banking. So वो activities जो प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करती है वो एक्टिविटीज़ कहलाती है टर्शरी एक्टिविटीज़. सो प्राइमरीज में क्या हुआ कि हम नेचर से अपने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो हो गया सेकेंडरी. और फिर मैन्युफैक्चर के बाद हम उसको सेल कर रहे हैं, तो वो हो गया टर्शरी. सो ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो किस में आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. अगला है मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज़ प्रोड्यूस्ड टू बी सोल्ड इन मार्केट, इट इज़ कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी. ऑब्वियसली ये अपने नेम पे ही डिफाइन है कि वो सामान जो मार्केट में प्रोड्यूस होकर सेल होने जाते हैं वो क्या होते हैं? मार्केट एक्टिविटीज़. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स वो एक्टिविटीज़ जो जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, उसे बोलते हैं हम नॉन मार्केट एक्टिविटी. जैसे आप अपने घर का कोई काम कर रहे हो, आप अपना शू पॉलिश कर रहे हो, अपना कपड़ा धो रहे हो, ये कैसी आएगी? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई सामान ना बेचा जा रहा है ना पैसा इसमें आ रहा है, तो इसकी तरह की एक्टिविटीज़ को बोलते हैं हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. If a farmer produces just enough to meet his family needs, then his activity is a non-market activity. अगर कोई किसान प्रोडक्शन कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, लेकिन वो फार्मिंग से वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, तो उस फार्मिंग एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटी. Similarly, the work of a housewife is a non-market activity because she is working for the benefit of her family members like your mother. आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, जो भी वर्क कर रही हैं घर में, वो आपसे पैसा चार्ज नहीं करती हैं, इसलिए उनकी एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटी. बट अगर वही प्रोडक्शन करके अगर उसको सेल करती हैं, अगर उससे अर्निंग होती है, पैसा आता है, तो वो आ जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या मार्केट एक्टिविटीज़ में. एक आपकी एक्टिविटी है बुक की, वाई आर वीमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क. क्यों वीमेन को लो पेड वर्क मिलता है? आपके सामने दिया हुआ 2 फिगर है, एक मेल और फीमेल. मेल जो है वो हायर पैसे पे खड़ा है, ऊंचे पे, और फीमेल जो है वो लो पैसे, कम पे. क्यों ऐसा होता है कि वीमेन को कम दिया जाता है जबकि वीमेन उतना ही काम करती जितना कि मैन या उससे ज़्यादा? तो ऐसा क्यों होता है? व्हेन वीमेन एंटर द लेबर मार्केट दे आर पेड फॉर देयर वर्क. Their earnings are calculated on the basis of education and ability, much like that of their male counterpart. Most women are undereducated and have low skills training, and therefore women are paid low compared to men.
मोस्ट वीमेन डू वर्क वेयर देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी। ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में क्या है, वीमेन वहाँ काम करती हैं नॉर्मली जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मीन्स कभी भी जॉब उनकी चली जा सकती है, उनको अर्निंग में कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो जिस जहाँ काम करती हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके पास उतनी स्किल नहीं है जितना मेल के पास है। सो इस तरह से चीज़ों को सामने रखते हुए वीमेन को पैसा कम मिलता है उसी काम का जो काम उसके अदर काउंटर पार्ट मेल करता है। सो लेस इनकम, एक तरफ देखिएगा पीजेंट है उसकी लेस इनकम है, लेकिन बिजनेसमैन है तो उसकी इनकम मोर है। अगर कोई वीमेन जो है वो लेबर है तो उसकी इनकम कम है, लेकिन अगर वो कोई बिजनेस वीमेन है तो उसकी इनकम ज़्यादा है। इस तरह से क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा एजुकेशन होगी उतना ज़्यादा पैसे आने की चांसेस है। अगला है कि हम पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। किसी भी पर्सन की क्वालिटी, किसी भी पर्सन की क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं, वो दो वजह से है, दो तरीके से है। लिटरेसी रेट एंड हेल्थ एंड स्किल्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे ज़्यादा लोग होने से बेहतर है कम हो, लेकिन अच्छे हों, बेहतर हों। तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। हमारे यहाँ क्वांटिटी तो बहुत है लोगों की, लेकिन क्वालिटी कम है। तो हम क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं किसी पर्सन की? लिटरेसी देके और उसकी हेल्थ केयर देके। ये दो चीज़ ऐसी है जिसको हम किसी भी पॉपुलेशन को रिसोर्स बना सकते हैं और उस पॉपुलेशन को हम क्वालिटी दे सकते हैं। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन बी अ लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। लाइबिलिटी का मीन्स ये हो गया कि वो बोझ बने रहेंगे। किस तरह से? वो इनकम पे बोझ होंगे, वो घर वाले पे बोझ होंगे, वो कंट्री पे बोझ होंगे। बोझ मतलब ये है कि उनके ऊपर पैसा खर्च होगा, ना कि वो पैसा क्रिएट करेंगे। तो अगर आप पैसे को बना रहे हैं तो आप एसेट हैं, लेकिन अगर आप पे पैसा खर्च हो रहा है तो आप लाइबिलिटी हैं। तो पैसा अभी खर्च जो होना वो आपके ऊपर है, वो इन्वेस्टमेंट है, आपके पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है। Literate and healthy population can be made into an asset for the economy. Literate and healthy population contributes toward GDP of a country. जो पढ़े लिखे होते हैं वो किसी न किसी तरह से कंट्री की GDP को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हम पॉपुलेशन को अगर हम क्वालिटी देंगे तो पॉपुलेशन हमको क्या देगी? GDP देगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एजुकेशन, पहला जो है हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन डिफाइंस द लिटरेसी लेवल एंड स्किल लेवल ऑफ अ पर्सन. It also helps in enriching the culture of the society. Presence of educated persons in the society indirectly benefits the illiterate person as well. Government has taken various steps to spread education among the people. Government strives to provide a universal access to education. It also makes various plans to increase the retention of students. Special emphasis is given on girls' education. गर्ल्स को एजुकेशन पहले की सोसाइटी में कम मिलती थी, क्योंकि पहले का एक आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, एजुकेशन वीमेन की कम क्यों है? उसमें एक जो सपोर्ट है वो है सुपरस्टिशन का, अंधविश्वास का। अंधविश्वास ये था कि पहले के लोग अपनी बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाते थे कि उसमें एक अंधविश्वास फैला हुआ था कि अगर किसी लड़की के जो उसके हस्बैंड होंगे, अगर वो लड़की से कम पढ़े लिखे होंगे तो वो लड़की विधवा हो जाएगी। एक सुपरस्टिशन था, उसका हस्बैंड मर जाएगा। तो इस डर से कोई पेरेंट्स पढ़ाता नहीं था कि ऐसा ना हो कि उसको शादी ढूंढने में मुश्किल हो, और जो मिले भी तो वो लड़की से कम पढ़ा लिखा हो, और ऐसा ना हो कि उनकी बेटी बहुत जल्दी विधवा हो जाए, विडो हो जाए, इसलिए लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। ये एक अंधविश्वास था। सो एजुकेशन कम होने की वजह से आप देखेंगे कि पहले शुरू में हायर पोस्ट जो होती थी वो वीमेन को कम मिलती थी, क्योंकि वीमेन उतनी स्किल्ड, उतनी एजुकेटेड नहीं होती थी। बाद में बहुत से प्लान्स बने, गवर्नमेंट ने बनाया, जिससे हम वीमेन को एजुकेट करके उनको हाई पोस्ट दिया गया, और तब विमेन का अपग्रेडेशन हुआ और फिर इक्वालिटी धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में आई। सो लिटरेसी रेट आप देखेंगे 1951 में जो ब्लू कलर का है वो पर्सन है, वो टोटल है, और मेल हैं आपके पिंक में, और फीमेल जो है वुमेन जो है वो येलो में। आप देखेंगे एवरेज कितना है, मेल कितने हैं 1951 में, और फीमेल कितनी कम परसेंटेज है। फिर 1961 में भी मेल जो है वो फीमेल से ज़्यादा है, 71 में भी सेम है, 81 में भी सेम है, 91 में भी सेम है, और 2001 में भी सेम है। दैट मीन्स कि मेल के एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। So we have to learn, we have to educate, and we have to change the society. It is very important for us. जिसलिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टार्ट किया? नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट की एक तरफ से एक ऐसा वो है विद्यालय है, ऐसा स्कूल है जिसमें गवर्नमेंट कम फीस पर बच्चों को पढ़ाती है। उसमें टीचर्स बहुत ही स्किल्ड होते हैं, बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, और वो एक से एक प्लान्स और एक से एक ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें बच्चों को और ज़्यादा उनको मोटिवेट किया जाता है फर्दर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए।
Budgetary estimate, the plan outlay on education in the first plan was rupees 151 crore. It has increased to 43,825 crore in the 10th plan. The expenditure on education was 0.64% of the GDP in 1950-51 and has increased to 3.98% of the GDP in 2002 and 3. So इस तरह से क्या होगा कि परसेंटेज जो है वो लिटरेसी रेट ज़्यादा हुआ और आज सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है? केरला का है। बाकी सबसे जो ख़राब लिटरेसी रेट वो बिहार का है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट वो है विमेन जो वो केरला का सबसे ज़्यादा 90% लिटरेसी है। सर्व शिक्षा अभियान भी हो गया, जिसके थ्रू क्या हो गया कि इट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स सबसे बेसिक, इन अ टाइम बाउंड मैनर एज मैंडेटेड बाई 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एजेस 6 to 14, estimated to be 205 million in number in 2001, a fundamental right. The program was pioneered by Atal Bihari Vajpayee. So सर्व शिक्षा अभियान उन्होंने स्टार्ट किया था, आपने फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का इनका प्लान था। प्रेजेंट गोल्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान क्या है कि गोल्स ऑफ 2015 वर टू ओपन न्यू स्कूल्स इन एरियाज विच डू नॉट हैव देम, टू एक्सपैंड एग्जिस्टिंग स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। बाकी इसका अभी प्लान जो है वो स्कूल्स को ओपन करना उन जगहों पर जहाँ पर स्कूल का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। Address inadequate teacher numbers and provide training and development for existing teachers. Provide quality elementary education including life skills with a special focus on education of girls and children with a special need as well as computer education. So computer education भी सर्व शिक्षा अभियान में ऐड कर दिया गया है, जो अभी का प्रेजेंट गोल्स है। मिड डे मील भी स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल सो दैट चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल कैन अटेंड द स्कूल। दैट इज़ ऑब्जेक्टिव इज़ मतलब पुअर जो फैमिलीज़ हैं जहाँ पे खाने को भी नहीं है, उनके तक के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है कि ठीक है आप बच्चों को भेजो तो उसी स्कूल, उनको पढ़ना लिखना, उनको एजुकेशन फ्री में, उनको बैग्स मिलते हैं फ्री में, उनको बुक्स मिलती है फ्री में, इवन ये हो गया कि उनको खाना तक मिलेगा, बस आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों में एक नया एक मोटिवेशन लाने के लिए स्कूल में मिड डे मील लाया गया, जिससे बच्चे थोड़ा सा अट्रैक्ट होकर कि हाँ भाई कुछ स्कूल में अच्छा मिलेगा खाने को, इसलिए बच्चे स्कूल जाएँ। तो इस तरह से बच्चों को स्कूल बनाने का एक नया तरीका अपनाया गया। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, भाई घर पे एक अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, हो सकता है गवर्नमेंट को अच्छा खिला के दे दे इनको, तो गवर्नमेंट का अपनी तरफ से स्कीम रहती है कि हाँ भाई आप बच्चों को भेजिए, हम उनको दोपहर का खाना खिलाएंगे। एम्स एट इंक्रीजिंग द लिटरेसी रेट, मिड डे मील हैज़ हेल्प मेनी चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली टू अटेंड स्कूल। इस वजह से कई गरीब बच्चे स्कूल आते हैं, कम से कम उन्हें एजुकेशन ना सही खाना तो मिल जाएगा, उसी खाने के बहाने वो पढ़ते तो हैं। सो इस तरह से गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम निकाली। The 10th plan has focused on increasing the enrollment in higher education from 6% to 9%. The strategy is to increase access, quality and adoption of a state-specific curriculum to motivate enrollment in higher education. Vocational courses are also offered and use of information technology is being maximized to attain the goal. The 10th plan also focuses on distant education, convergence of formal, non-formal and IT educations. So अभी का सर्व शिक्षा अभियान का फोकस है कि बच्चों का IT एजुकेशंस मिले, कंप्यूटर की भी नॉलेज हो, बच्चों को इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आए। इस तरह से हमारा जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा तो बच्चे वो पॉवर्टी में ही रहेंगे, गरीबी में रहेंगे। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर जो IAS IPS PCS बन रहे हैं वो गाँव के ही बच्चे बन रहे हैं ज़्यादातर, जिनके फादर रिक्शा पुलर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। सो इसलिए इम्पोर्टेंस एजुकेशन देने से क्या हो रहा है कि वो उस जगह के लोग और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। सो ये इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट ऑफ फैकल्टी दिया हुआ, कितने टीचर्स हैं, किस ईयर में कितने कॉलेजेस ओपन हुए हैं, और ये HRD मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।